नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। पहले बच्चों आपको मैं जगदीश चंद्र माथुर का परिचय दे देती हूँ। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में ये नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। यही शौक आगे चलकर सृजन में परिवर्तित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेक एकांकी और नाटक लिखे। इनके द्वारा लिखे गए कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मुख्य रचनाएं जो इनकी हैं वो है कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको परिचय दे दूं कि एकांकी होती क्या है। नाटक बड़ा रूप होता है, एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी कहानियां पैरेलल चलती हैं और जो बहुत विस्तार पूर्वक होता है। जबकि एकांकी में एक छोटी कहानी होती है, किसी एक घटना या प्रसंग को लेकर अक्सर एकांकी लिखी जाती है, एक अंक की जो हो। नाटक में कई अंक होते हैं। जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें बताया गया है कि हमारे समाज में लड़के और लड़की के बीच बहुत भेदभाव होता है। आज भी लड़कियों के प्रति वही रूढ़िवादी मानसिकता लोगों में है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि पढ़ी लिखी लड़की अगर बहू बनाकर ले आए तो वो घर का काम नहीं करेगी, या किसी का कहना नहीं मानेगी, या फिर वो दब कर नहीं रहेगी। जबकि लेखक का ये मानना है कि लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रहार किया है और कहा है कि लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षित होकर ही वो आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं। हमारे समाज अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक भी हो जाती हैं और अपना भविष्य अधिक अच्छी तरह से तैयार कर सकती हैं। और जो दहेज के लोभी लोग हैं या जो लड़कियों को सिर्फ सजावट की वस्तु मानते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। पाठ एकांकी के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। उसका परिचय थोड़ा मैं आपको दे देती हूँ। इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं उनमें हैं बाबू राम स्वरूप और प्रेमा, पति पत्नी हैं। उनकी बेटी है उमा, जिसके विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं या विवाह की चिंता में दोनों घुल रहे हैं। गोपाल प्रसाद है और शंकर है। शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है जो MBBS कर रहा है, और वो दोनों बाप बेटा लड़की देखने के लिए आते हैं। उनका ये कहना है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं वो काम नहीं करती या तमीज़ से घर में नहीं रहती। और लड़का भी यही बात कहता है कि हमें नौकरी नहीं करवानी है, हमें तो कम पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए, लड़की चाहिए। रामस्वरूप और प्रेमा दोनों की चिंता ये है कि उनकी बेटी इस प्रकार के कामों में नहीं पड़ना चाहती। वो शादी को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। जिस प्रकार का प्रदर्शन लड़की को दिखाने के नाम पर होता है, उमा इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है। वो चिढ़ती है इस चीज़ से। रामस्वरूप जी अपनी लड़की का विवाह करने के लिए गोपाल प्रसाद से झूठ भी बोलते हैं। वो कहते हैं उनकी बेटी BA पास है, लेकिन फिर भी वो ये बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को एंटर तक ही पढ़ाया है, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं पढ़ाया है। जब आने की बात होती है, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से सज संवर कर बाहर आए, लेकिन लड़की ना तो अपने चेहरे पे पाउडर लगाना चाहती है, मेकअप करना चाहती है, ना ही साड़ी बांधना चाहती है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अपनी लड़की को संभालो और उसको तैयार करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गोपाल प्रसाद और शंकर आ जाते हैं।
नौकर को मक्खन लाने के लिए भेज देते हैं। रामस्वरूप जी और मेहमानों का स्वागत करते हैं। औपचारिक बातचीत करने के बाद, औपचारिकता जब हो जाती उसके बाद वो बातचीत शुरू करते हैं। पता चला, शंकर से जब पूछा गया कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो या एमबीबीएस तुम कब पूरी कर लोगे, तो कहता है 1-2 साल का मार्जिन लेकर चलता हूं मैं। दोनों बुजुर्ग जो हैं आपस में बैठकर पुराने ज़माने की बातें करते हैं, याद करते हैं कि एक हमारा ज़माना था, उसमें ये होता था, इसमें ये होता था। शंकर कुछ नहीं बोलता, बस ही करके हंसता रहता है। वह सीधे सीधे बैठ भी नहीं पाता है, कमर झुका कर बैठता है। जब रामस्वरूप नहीं देख रहे होते, पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे को बार बार टोकते हैं कि वो सीधा बैठे। जब रामस्वरूप जी कुछ पूछते हैं तब भी ज्यादातर शंकर के बदले जवाब गोपाल प्रसाद ही देते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि लड़कियों की खूबसूरती की बात आती है, तो वो कह रहे हमारे ज़माने में तो खूबसूरती का कोई सवाल नहीं था, लेकिन आजकल तो वो कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से वो सुंदर दिखे, चाहे मेकअप लगाकर वो नकली तरीके से ही क्यों ना दिखे, लेकिन सुंदर होना चाहिए। वो इसी प्रकार की बातें करते करते वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, बस सुंदर लड़की हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के नखरे कौन सहेगा। शंकर भी इस बात को कहता है कि 10वीं पास लड़की तो बहुत होती है। अभी ये बात करते करते ही वो लोग बिजनेस की बात पे आ जाते हैं। वो जो गोपाल प्रसाद है वो कहते हैं कि चलिए बिजनेस की बात पर आया जाए। वो शादी को बिजनेस समझते हैं। बिजनेस की या इस तरह की बात करते हुए भी वो फिर यही बातें करते हैं कि लड़के को तो बीए एमए करवा दें तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लड़की को इतना क्या करवाना, लड़की को क्या ज़रूरत है, दोनों की क्या बराबरी है। मर्दों का काम होता है कि वो पढ़ लिख कर काबिल बने। औरतें अगर अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग गई, पॉलिटिकल पर बहस करने लगी, तो घर कैसे चलेगा। उनकी इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। थोड़ी देर बाद उमा का प्रवेश होता है। उमा आती है, उमा को बुलाया जाता है। जब वो सबको पान पकड़ा रही थी तो अचानक पिता पुत्र देखते हैं कि उसके चश्मा लगी हुई है। चश्मा देखते ही उनको शक हो जाता है कि शायद ये लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो पूछते हैं कि ये चश्मा क्यों लगा है। तो रामस्वरूप जी चश्मा को देखते वो समझ जाते हैं कि पिता और पुत्र में क्या दिमाग में उनके चल रहा है, तो उनको बता कि नहीं, ये तो है ना, पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद जी कहते कहीं पढ़ाई के कारण तो चश्मा नहीं लगा। बोले नहीं। फिर कहा जाता है कि गाना सुनाओ। लड़की गाना सुनाती है। गाना सुनाते सुनाते और अचानक से शंकर पर उसकी निगाह पड़ती है और वो रुक जाती है। गोपाल प्रसाद जी पेंटिंग और ड्राइंग और इन सब के बारे में भी पूछते हैं, सिलाई की बात भी करते हैं। जब रामस्वरूप जी जवाब देते हैं तो गोपाल प्रसाद को अच्छा नहीं लगता कि आप क्यों बोलते हो, लड़की को बोलने दो। लेकिन लड़की कुछ बात नहीं करती। गोपाल प्रसाद जी बार बार कहते कि उमा को भी बोलना चाहिए, तो उमा दृढ़ स्वर में कहती कि क्या जवाब दूं। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से पूछता है कुछ, सिर्फ खरीदार को दिखाता है तो पसंद आ गई तो ठीक है, वरना ठीक है। और वो फिर पूछती है आगे कि पूछिए जरा इन महाशय से, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। और उसके बाद गोपाल प्रसाद को कहती कि आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हो, बिजनेस की बातें कर रहे हो, हमारे बारे में कुछ कुछ बात कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आपका बेटा जो है वो क्या करता है। पूछिए जरा अपने साहबजादे से कि ये पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे। ये बात कहते ही गोपाल प्रसाद कहते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उमा बोलती है कि हाँ, मैंने बीए पास की है, कोई चोरी तो करी नहीं, ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर तांग झांक करके कायरता दिखाती हूँ। मुझे तो अपने मान और इज्जत का पूरा ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाना पड़ा था, छिपाकर भागना पड़ा था। ये सुनते ही गोपाल प्रसाद जो है वो अचानक खड़े हो जाते हैं और कहते कितना बड़ा धोखा आप लोगों ने हमारे साथ किया है। लड़की बीए पास और मुझे आप 10वीं पास बता रहे, मैट्रिक पास बता रहे। और ये कह के अपने लड़के को साथ लेके चल देते हैं। पीछे से उमा और कह देती है कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन घर जाके ये पता जरूर लगा लीजिए कि आपके बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। और इस प्रकार गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद पर बेबसी का गुस्सा है तो शंकर के मुंह पे रुआंसापन है।
रामस्वरूप जी बेचारे धम्म से बैठ जाते हैं, बनती हुई बात बिगड़ गई थी। लेकिन ये सोचने की बात है, हमारे विचार करने की बात है बच्चों, कि एक तरफ लड़की कितनी ही पढ़ लिख जाए, कितनी ही संस्कारी हो, तब भी उसके प्रति इस प्रकार की भावनाएं रखना कि पढ़ी लिखी लड़की नखरे करेगी, या वो बिगड़ जाती है, या वो घर का काम नहीं करेगी, इस प्रकार की सोच रखना। और अपना लड़का, जो लड़का है, वो चाहे कुछ भी आवारागर्दी करता फिरे, अय्याशी करता फिरे, उसके लिए कुछ भी नहीं। कितनी गलत बात है। और ऐसे लड़के के लिए, ऐसा जो नालायक लड़का है, उसके लिए रिश्ता देखने आए हैं और वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्या लेन देन होगा, क्या होगा, इस प्रकार की बातें करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चों, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप युवा पीढ़ी हो, आपको परिचय करवाने के लिए कि हमारे समाज में किस प्रकार की कुरीतियां हैं और किस प्रकार आप उनको दूर कर सकते हो। आप लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार का माहौल अगर आप अपने आसपास देखते हो, इस प्रकार के लोगों को देखते हो, तो आप उनको समझाएं, उनको कहें कि आप गलत हैं। और कल को भविष्य में जब आपकी बारी आए, तो इस प्रकार के बर्ताव की उम्मीद हम आपसे नहीं करेंगे। आप ज़्यादा समझदार बनोगे। धन्यवाद। पाठ पूरा हो गया अपना। प्रश्न देखते हैं बच्चों। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो यही लगता है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है, बल्कि यह अतीत का महिमा मंडन है। हम बार बार अतीत की बात करते हैं, उसी की महिमा बना रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। समय के साथ सोच विचार देखने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसमें भी बदलाव आया है। हर क्षेत्र में क्रांति आई है। लड़कियां भी जो हैं वो जमाने बीत गए कि जब वो चौके चूल्हे तक ही सीमित थी, घर तक ही सीमित थी। आज वो भी कदम से कदम मिलाकर लड़कों के बराबर चल रही हैं। और कई क्षेत्रों में तो, शिक्षा के क्षेत्र में तो कई जगह लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। एकांकी में भी ये बात बताई गई है। उमा जैसे कहती है कि वो पढ़ी लिखी है कि अकेले पुरुषों का ही एक अधिकार नहीं है कि वो शिक्षा पाएं, लड़कियां भी शिक्षा पा सकती हैं, इसमें भी बात की गई है। तो हमारा ये मानना है कि हर समय की अपनी एक अलग विशेषता होती है, हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की तुलना तर्कसंगत नहीं है। हर समय की, हर काल की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, अपने अलग कमियां होती हैं। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप जी एक तरफ चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़े, उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई भी, लेकिन बेटी का विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि समाज की सोच ऐसी है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की घर नहीं चला सकती, वो कल को अपने अधिकार मांगेगी, घर में झगड़ा करेगी। तो विवशतावश उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई छिपानी पड़ती है, क्योंकि लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है। लड़की के पिता को अक्सर लड़के के पिता या लड़के के इच्छा के अनुसार चलना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। यहाँ विवाह में ज़्यादातर लड़के के परिवार की ही शर्तें हैं जो मानी जाती हैं या चलती हैं। गोपाल प्रसाद को ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू चाहिए नहीं, और रामस्वरूप उनके लड़के से विवाह करना चाहते। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि लड़का डॉक्टर बनेगा कल को, तो कोई बात नहीं, थोड़ी झूठ बोल के इसे किसी तरह से बेटी का विवाह हो जाए। इस वजह से वो अपनी बेटी की शिक्षा को छुपा रहे हैं। ये एक प्रकार का विरोधाभास है उनके स्वभाव में, कि एक तरफ वो अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी शिक्षा को छिपा भी रहे हैं। अगर हम इसी प्रकार से करेंगे तो लड़की को शिक्षा देने का क्या फ़ायदा? अगर पढ़ लिख कर भी उसे उन्हीं तरह से अनपढ़ों की तरह से रहना है,
या अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होना है तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे से सज संवर कर आए, सरल स्वभाव की, सीधी सादी, शांत रहने वाली या कम पढ़ी लिखी सी लड़की, जैसी लड़के वाले चाहते हैं वैसी दिखे। लेकिन ये सोचना हमारे विचार में सही नहीं है। लड़की का पढ़ा लिखा होना, उसका समझदार दिखना कोई गलत बात नहीं है। लड़की कोई भेड़ बकरी नहीं है, कोई गाय नहीं है जिसको एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर बांध दिया जाए। उसका भी मन होता है, उसका भी आत्मसम्मान है। कोई आए, अपने हिसाब से चलाए और फिर रिजेक्ट करके चला जाए, ये चीज कैसे बर्दाश्त करे कोई? तो ये व्यवहार रामस्वरूप जी का अच्छा नहीं है कि वो उमा से चाहते हैं कि वो ऐसा बर्ताव करे। जैसा हो वैसा ही दिखाया जाना चाहिए। वैसे भी हमारा ये मानना है कि शादी ब्याह जैसा जो कार्य है जिसमें वर्षों तक रिश्ते चलते हैं, उसमें किसी प्रकार का झूठ या किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? जी हाँ, दोनों ही अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद तो विवाह का मतलब ही नहीं समझते। उनको विवाह बिजनेस लगता है, पैसे का लेन देन, कितना उसमें फायदा होगा क्या होगा यही सब देखते हैं वो। और सौदा तय करने के लिए जिस तरह से कोई चीज खरीदते हैं वो इस तरह से सारी जांच पड़ताल वहां कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से ही अपराधी प्रवृत्ति वाली ही बात हुई। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद रामस्वरूप जो है अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, लेकिन लड़के से रिश्ता करने के लिए, शादी के लिए वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ऐसे परिवार में वो अपनी लड़की क्यों देना चाहते हैं जहां उनकी लड़की को सम्मान ही ना मिले, उसकी योग्यता को कोई पहचान ही ना मिले। हम स्वयं इस प्रकार की हरकतें करके अपनी लड़कियों को कमजोर बनाते हैं। उच्च शिक्षा दिलाना कोई बुरी बात नहीं थी। रामस्वरूप जी सिर्फ इस लालच में कि लड़की का बस किसी प्रकार से विवाह हो जाए झूठ बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। दोनों अपराधी हैं, समान रूप से अपराधी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रामस्वरूप जी थोड़े कम अपराधी कहे जा सकते, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें बेटी का विवाह करना बहुत बड़ी समस्या यहाँ है। लड़के वाले के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। अगर सारी बातें सही से बताई जाए तो कई बार रिश्ता हो नहीं पाता। और थोड़ा लालच कह सकते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग दृढ़ निश्चयी बन जाएं तो लड़के वाले भी क्या कर सकते हैं। इस प्रकार के लालची लोगों को तो सब मुंह की खानी पड़ेगी। 5वां प्रश्न, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? पुरुष पात्रों में शंकर है जो कमजोर है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, दकियानूसी है, पुराने विचारों का है, एक नंबर का डरपोक और कायर है, स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मविश्वास नाम की उसमें कोई चीज नहीं है। इसी वजह से उमा ने ऐसा कहा है। रीढ़ की हड्डी बच्चों किसी शरीर को सीधा खड़ा होने में मदद करती है। रीढ़ की हड्डी का होना हम आत्मसम्मान का प्रतीक भी मान सकते हैं। इसी वजह से उमा ने ये बात कही है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है, यानी उसके अपने कोई विचार नहीं है। जैसे पिता कह रहे हैं ही करके पीछे पीछे हाँ भर रहा है। कोई आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान होता तो इस प्रकार से लड़कियों के हॉस्टल में थोड़े ही पकड़ा जाता। आत्मविश्वास नहीं है, ढंग से बात तक नहीं कर पा रहा है, और पुराने विचार तो उसके हैं ही। तो इन्हीं सब चीजों की ओर, इन्हीं सब कमियों की ओर उमा इशारा कर रही है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
अगर देखा जाए, समाज की कुरीतियों को अगर दूर करना है, समाज को अगर हमें आईना दिखाना है, तो हमें उमा जैसे लोगों की ही आवश्यकता है। ऐसे लोग जो दृढ़ हों, स्पष्ट वक्ता हों, किसी के सामने बात को कह सकें, साहसी हों। उमा शिक्षित है, सभ्य है, जो कुछ भी उसने कहा अपने दायरे में रहकर ही कहा, लेकिन वो किसी भी प्रकार की अनुचित बात को सहन नहीं करना चाहती। वो स्वाभिमानी लड़की है। इस प्रकार की लड़कियां होंगी तभी तो शंकर जैसे लड़कों को अक्ल आएगी कि लड़कियां सिर्फ खरीदारी की वस्तु नहीं है, सजावट की वस्तु नहीं है, उनका अपना व्यक्तित्व भी होता है। और आवश्यक है कि माता पिता भी अपनी लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत रखें, उनमें आत्मसम्मान की भावना भरें, उनकी भावनाओं की कदर करें। वहीं लड़की का भी ये बनता है कि वो भी अपने माता पिता के जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरी उतरे। उमा अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। वह अच्छे से पढ़ी लिखी है, सभ्य है, साहसी है, सब तरह के कामों में निपुण है और वक्त आने पर गलत चीज का पूरी दृढ़ता के साथ विरोध भी कर सकती है। फिर वो अपना नफा नुकसान उसमें नहीं देखती। जबकि शंकर जैसे लड़कों का क्या करेंगे हम? इस समाज में ऐसे लड़के तो माँ बाप को नीचा दिखाते हैं, जो चरित्रहीन है, जो ढंग से पढ़ते लिखते नहीं है। ऐसे लड़के का भी समाज में क्या काम है? ऐसे लोग तो समाज के लिए बुराई है, समाज के लिए एक बीमारी की तरह है। तो हमारा यही मानना है कि हमारा समाज तभी श्रेष्ठ बन सकता है जब उमा जैसी लड़कियां समाज में होंगी। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी का जो एकांकी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सार्थक है। आपको मैंने बताया पहले कि शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है वो शरीर को सीधा रखने का और हम एक शरीर को एक शेप देने का काम करती है, व्यक्तित्व देने का काम करती है। यही स्थिति हमारे समाज की भी है। जब तक हम में आत्मसम्मान नहीं होता, जब तक हमें आत्मविश्वास नहीं होता, तब तक हम भी समाज के लिए किसी काम के नहीं हैं। जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है वही समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर वो सही ढंग से कार्य करेगी, अच्छे विचार उसके रहेंगे, समाज की भलाई के लिए कुछ करेंगे, तो समाज सम्मान के साथ सिर ऊंचा करने के काबिल होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो रीढ़ की हड्डी विहीन जैसा शरीर होता है वैसा ही हमारा समाज भी हो जाएगा। इस पाठ में शंकर का जिक्र किया गया है। शंकर नाम का एक लड़का है जिसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। उसके अपने कोई, वो MBBS कर रहा है लेकिन अपने कोई विचार नहीं है। जो उसके पिता कहें वो हर बात में हाँ मिलाता है, चुपचाप बात को मान लेता है, चरित्रहीन है, पढ़ता लिखता नहीं है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको हम रीढ़ की हड्डी से विहीन ही मानते हैं। तो जो इसका एकांकी का शीर्षक है वो पूरी तरह से पाठ की जो भावना है, पाठ का जो भाव है उसको स्पष्ट कर रहा है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? बच्चों, मुख्य पात्र या हीरो या जो कोई भी होता है वो हम किसे मानते हैं? जो आदर्श हो, जिसकी बातें हमें प्रभावित करें, जिसमें सब तरह के गुण हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, या कुछ भी उसमें एक इंसान के तौर पर वो बहुत अच्छा हो। तो अगर हम इस आधार पर इस एकांकी को देखें तो उमा के बराबर कोई नहीं ठहरता। उमा जो है वो एकमात्र शक्तिशाली आप पात्र कह सकते हो, जो सबसे अधिक दृढ़ निश्चयी है। उमा पढ़ी लिखी है, अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देती है, बहुत आत्मसम्मान से भरी हुई है, आत्मविश्वास से भी भरी हुई है। सही बात को सही और गलत को गलत कहने से वो बिल्कुल नहीं डरती। बाकी सभी पात्रों पर अगर देखा जाए, उमा का बहुत थोड़ी देर का रोल है, लेकिन इसके बावजूद वो सब पात्रों पर भारी पड़ती है।
तो ऐसे में हम एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानेंगे। 9वां प्रश्न, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप उमा के पिता हैं, वे एक मजबूर पिता हैं, लेकिन फिर भी दकियानूसी विचार उनके नहीं हैं ज़्यादा। उन्होंने समाज में, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है या बहुत कम पढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसे समय में वो अपनी बेटी को बीए करवाते, समाज के इस रिस्क को उठाते हुए भी। ये अलग बात है कि बेटी का विवाह नहीं हो पाने पर या रिश्ता नहीं हो पाने पर वो अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाते भी हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति वो जागरूक है। अपनी बेटी को उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी है। लड़की बहुत सभ्य है, समझदार है और सब प्रकार से गुणी है, बहुत सारे काम उसको आते हैं। इसके अलावा मजाकिया स्वभाव के भी हैं, हंसमुख हैं। शुरुआत में ही वो अपनी पत्नी से, जब वो पत्नी बार बार बोलती है तो उसे कहती है कि बाजे दो प्रकार के होते हैं, एक इंसान का बनाया हुआ और एक भगवान का बनाया हुआ। इंसान के बनाए हुए को बंद कर सकते, वो अपनी पत्नी से मजाक कर रहे थे, तो थोड़ा मजाकिया स्वभाव भी है। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद के जो है वो शंकर के पिता है। शंकर के पिता को अपने बेटे का पिता होने का बहुत घमंड है, बहुत लालची स्वभाव के हैं। विवाह जैसे पवित्र बंधन को वो बिजनेस की तरह समझते हैं। लड़कियों की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ हैं, यानी बहुत ही पुराने विचारों के हैं। एक तरफ दोगले विचारों के, एक तरफ लड़के को तो एमबीबीएस करवा रहे हैं, लेकिन उनको बहू कम पढ़ी लिखी चाहिए ताकि वो उनसे दब कर रहे। महिलाओं का सही ढंग से वो सम्मान नहीं करते। उनको सुंदर बहू तो चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए, गूंगी गुड़िया चाहिए, जो उनकी हर जायज नाजायज बात को, हर उचित अनुचित बात को चुपचाप सिर झुकाकर मान ले। तो अगर बिंदुओं में लिखो बच्चों, बिंदुओं में ही लिखोगे आप। रामस्वरूप की जो मुख्य विशेषताएं उनमें क्या क्या लिखोगे आप? कि वो पढ़े लिखे है, समझदार है, नारी शिक्षा के पक्षधर हैं। ये अलग बात है कि वो बाद में अंदर जब आप उसको करोगे, वर्णन उसका करोगे, उसको थोड़ा विस्तार से लिखोगे, उसमें आप लिख दोगे कि हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक शिक्षा दिलवाई है, वो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। तो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में है, थोड़े दुनियादारी जानते हैं, दुनियादारी के हिसाब से थोड़ा उलट पलट कर लेते हैं बात को, और मजाकिया स्वभाव के भी हैं। ठीक है। गोपाल प्रसाद की बात करोगे तो लालची हैं, घमंडी हैं और दोगले विचारों के हैं, और महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि नहीं रखने वाले हैं। और इनके अंदर आप फिर है एकांकी का उद्देश्य क्या है, लिखिए क्या उद्देश्य है बेटा। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको समाज में फैलती हुई कुरीतियों के प्रति सचेत करना। समाज की इन कुरीतियों में एक बहुत बड़ी कुरीति है महिला शिक्षा की तरफ ध्यान ना देना, शादी को बिजनेस की तरह समझना, और दहेज प्रथा जो है वो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है। और लड़कियों के प्रति सम्मान की दृष्टि जो हमारे समाज में नहीं है, लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह, जिस प्रकार से कोई पशुओं को बेचता है या खरीदता है, उसी तरह से लड़कियों को लोग देखते हैं। तो यही सब बताना और इन सब के प्रति, इन गलत चीज़ों के प्रति युवा लोगों को जागरूक करना, यही इस एकांकी का उद्देश्य है। एकांकी ये भी कहती है कि जो लोग दो मुँहे होते हैं, दो तरह की बात करने वाले होते हैं, दोगले होते हैं, और जो चरित्रहीन होते हैं, वो एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी से विहीन होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्योंकि इस प्रकार के लोग समाज में तनकर नहीं चल सकते, तो एक तरह से जैसे रीढ़ की हड्डी उनकी नहीं है, सम्मान उनका समाज में नहीं होता। अगला प्रश्न, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? बच्चों, सबसे पहले लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षित करना चाहिए। अगर वो शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी,
तो वो अनुचित बात का विरोध करने में सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो अक्सर महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होता है कि महिला के पास और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं होता, उसके पास अपने रोजगार का कोई साधन नहीं होता। उसे यही कहा जाता है कि अगर इसने छोड़ दिया तो भूखी मरोगी, दर दर की ठोकर खाओगी। तो सबसे पहले तो बच्चों शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को शिक्षा अगर दी जाएगी तो उससे उनको उचित गरिमा मिलेगी। दूसरी बात, हमें सभी महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि रखने की आवश्यकता है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और इस चीज़ की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। घर में भी लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, लड़कियों को भी उतने ही सम्मान के साथ, उतने ही लगन के साथ पढ़ाया जाए जिस प्रकार से लड़कों को पढ़ाया जाता है। घर में बराबरी का दर्जा हो, सिर्फ इसलिए किसी भी लड़की को वंचित ना किया जाए किसी सुविधा से कि वो लड़की है। अगर घर में ही इसी प्रकार की सोच विकसित हो गई तो धीरे धीरे करके वो पूरे समाज के लिए भी हो जाएगी। और अक्सर क्या होता है बच्चों की महिलाओं को संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। अब तो नियम बदल गया है, अब तो पैतृक संपत्ति में लड़कियों का बराबर का हिस्सा सरकार ने दे दिया है, लेकिन आर्थिक रूप से उनको सुरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। उनको भी पिता और पति की संपत्ति में हक होना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिले। आर्थिक सुरक्षा होगी तो आत्मसम्मान की भावना आएगी, आत्मविश्वास की भावना आएगी। कई बिंदु हैं जो आप लिख सकते हो बच्चों, लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि लड़की को शिक्षित किया जाए, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। शिक्षित करने का अर्थ सिर्फ एमए बीए या कोई और बड़ी डिग्री दिलाना ही नहीं है, बल्कि वास्तव में कुछ ऐसा हुनर, कुछ ऐसा ऐसी योग्यता हो सब में कि वो अपना भरण पोषण खुद कर सके, अपना कुछ काम कर सके। वो पति के साथ भी रह रही है तब भी अगर अपना काम कर रही है तो उसका आत्मविश्वास अलग ही होगा। तो महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता है। शिक्षित करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। धन्यवाद।